तो बुनियादी तौर पर ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो हर किसी के लिए जरूरी कौशल है। मतलब अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में अच्छे फैसले लेने हैं, समस्याओं को हल करना है और अपनी प्रगति को तेज करना है, तो ये कौशल तुम्हें अपनी दिनचर्या में विकसित करनी पड़ेगी। अब क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम हर वक्त दूसरों की बातों का जवाब देने के लिए तैयार रहोगे या उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करोगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है अपने दिमाग को थोड़ा और तेज बनाना, सोचने का तरीका बदलना और हर स्थिति को समझने के लिए अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को साइड में रखना। जैसे हम सामान्य जिंदगी में जल्दी जल्दी किसी बात पर प्रतिक्रिया करते हैं, वैसे क्रिटिकल थिंकिंग में हम थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं और देखते हैं कि जो फैसला हम लेने जा रहे हैं वो सच में सही है या नहीं। और ये कौशल किसी को स्वाभाविक रूप से नहीं मिलती। बिल्कुल वैसे जैसे तुम जिम जाकर अपनी बॉडी को सुधारते हो, वैसे ही क्रिटिकल थिंकिंग भी अभ्यास से आती है। तुम्हारे फैसले बेहतर होंगे, रिश्ते बेहतर होंगे और तुम्हारा ओवरऑल अप्रोच टू लाइफ भी एकदम फोकस्ड और क्लियर हो जाएगा। जो तुमने लिखा है वो बिल्कुल सही है। क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हें अपनी जिंदगी के हर पहलू में मदद करेगी, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर। तुम बेहतर फैसले ले पाओगे, दूसरों से बात करते वक्त उनकी विचारधाराओं को समझ पाओगे और जब जिंदगी में चुनौतियां आएंगी तो तुम आत्मविश्वास के साथ उनका सामना कर पाओगे। यह किताब जो तुम पढ़ रहे हो तुम्हें ये सभी कौशल सिखाएगी और तुम्हें यह बताएगी कि कैसे अपने पूर्वाग्रहों को चुनौती दो, अपनी गलत धारणाओं को समझो और अपनी समस्या सुलझाने और निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ाओ। समझ लेना, तुम्हें यह कौशल अपनी जिंदगी में लागू करनी है ताकि तुम हर स्थिति को अच्छे से संभाल सको। पहला कदम होता है अपने थॉट पैटर्न्स को समझना। सोचो, तुम्हारा दिमाग एक बड़ा अनजाना इलाका है जिसमें छिपी हुई इनसाइट्स और क्रिएटिविटी हैं, लेकिन साथ ही कुछ गलत सोच और बायस भी होते हैं। अगर तुम्हें यह सब सही से समझना है और अपने फैसलों को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग की सीमाओं को समझना पड़ेगा। यही वह जगह है जहां से क्रिटिकल थिंकिंग का सफर शुरू होता है, सेल्फ अवेयरनेस के साथ। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने खुद के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को एक निष्पक्ष, बिना किसी निर्णय के तरीके से देखना। यानी तुम्हें अपनी सोच को बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करना होगा। इससे तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे दिमाग में किस तरह के पैटर्न हैं, तुम्हारी ताकत और कमजोरियां क्या हैं और कैसे तुम्हारे अनुभव और विश्वास तुम्हारी दुनिया को देखने का तरीका बनाते हैं। अब एक पावरफुल तरीका जो तुम अपने सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो वो है माइंडफुलनेस। इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को वर्तमान पल में ध्यान से देखना। बिना किसी जजमेंट के लिए शांत बैठकर अपने विचारों को देख सकते हो। जैसे ही तुम ये नियमित रूप से करोगे तुम्हें अपने दिमाग में कुछ पैटर्न दिखने लगेंगे, जैसे कि किस बात पर तुम ज्यादा प्रतिक्रिया करते हो, तुम्हारे इमोशनल ट्रिगर्स क्या हैं और तुम्हारी आदतें कैसी हैं जिन्हें तुम पहले कभी नहीं समझ पाए थे। एक और अच्छा तरीका है रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, यानी अपने विचारों और अनुभवों को लिखना। इससे तुम अपने अंदर की सोच का रिकॉर्ड रख सकते हो। जैसे जैसे तुम ये लिखते जाओगे तुम्हें अपने निर्णयों, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और विश्वासों के बारे में नई समझ मिलेगी जो तुम्हें पहले कभी नहीं दिखाई दी। तो ये दोनों तरीके, माइंडफुलनेस और रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, तुम्हें अपने दिमाग को समझने में मदद करेंगे और तुम्हारी सोच के पैटर्न को साफ करेंगे। जब तुम अपने थॉट पैटर्न्स को समझ पाओगे तो तुम अपने फैसलों को और बेहतर बना सकोगे और अपनी पर्सनल ग्रोथ की दिशा में एक अहम कदम उठा सकोगे। जब तुम अपने विचारों के पैटर्न को समझना शुरू करते हो तो तुम्हें अपनी कुछ ऐसी बातें दिखाई देने लगती हैं जो शायद तुमने पहले कभी नोटिस नहीं की थी। जैसे कि तुम किसी छोटी सी स्थिति में जल्दी नतीजों पर पहुंच जाते हो या फिर तुम छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा बनाकर सोचने लगते हो। ये सब हमारी आदतें होती हैं और इसलिए तुम्हें अपने विचारों के पैटर्न के बारे में जागरूक होना जरूरी है। अब ये जो कॉग्निटिव बायसेस होते हैं ये हमारे दिमाग की प्राकृतिक गलतियां होती हैं जो हमारे निर्णयों को गलत बना देती हैं। हमारे दिमाग में ये बायसेस इतनी गहरी तरीके से बसी होती हैं कि हम उन्हें जानबूझकर महसूस नहीं करते, लेकिन ये हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। एक उदाहरण लो, कंफर्मेशन बायस। इसका मतलब है कि हम अपनी मौजूदा मान्यताओं को सही साबित करने वाली जानकारी को ज्यादा महत्व देते हैं और जो इसके उलट हो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और एक और बायस है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, जिसका मतलब है कि हम ऐसे घटनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं जिन्हें हम आसानी से याद कर सकते हैं या जो हमारे दिमाग में ताजे होते हैं, चाहे वे असल में उतनी ज्यादा ना हो। अगर तुम अपने बायसेस को समझने की कोशिश करोगे तो यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम खुद को आमतौर पर सही समझते हैं, लेकिन यह कदम क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है। जब तुम अपने बायसेस को स्वीकार कर लोगे तब तुम उन्हें अपनी निर्णय निर्माण और समस्या सुलझाने की प्रक्रिया पर असर डालने से रोक सकते हो। अपने बायसेस को समझने का एक अच्छा तरीका यह है कि तुम दूसरों से प्रतिक्रिया लो। मतलब अपने दोस्तों, सहयोगियों या मेंटर्स से पूछो कि वे तुम्हारी ताकतों और कमजोरियों के बारे में सच में क्या सोचते हैं।
उनका नजरिया तुम्हें ऐसी जानकारी दे सकता है जो तुम खुद से नहीं समझ पाते। यह फीडबैक लेना थोड़ा असहज हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है। जब तुम अपने विचारों के पैटर्न को समझने लगोगे तो तुम्हें अपने दिमाग से प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। यह एकदम सामान्य है, क्योंकि जब हम अपनी पुरानी मान्यताओं या आदतों का सामना करते हैं तो हम बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। लेकिन याद रखना, यह असहजता तुम्हारी वृद्धि का संकेत है। अगर तुम इसे स्वीकार करोगे तो तुम अपनी मानसिक लचीलापन को विकसित कर पाओगे, जो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जरूरी है। इस अध्याय के अंत तक तुम्हारे पास अपने दिमाग के जटिल परिदृश्य का एक स्पष्ट चित्र होना चाहिए, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर हम अपने सेल्फ अवेयरनेस को एक बुनियादी आधार बनाएंगे और उन्नत क्रिटिकल थिंकिंग कौशल को विकसित करेंगे। अगले अध्याय में हम क्रिटिकल थिंकिंग के मौलिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे और वह टूल किट बनाएंगे जो तुम्हें हर बौद्धिक चुनौती को समझने में मदद करेगी। समझ गए? अपने विचारों को समझना, अपने बायसेस को पहचानना और दूसरों से फीडबैक लेना, ये सब तुम्हारी विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अगर कुछ और संदेह हो तो बताना। अध्याय 3, क्रिटिकल थिंकिंग के मूल सिद्धांत। सोचो, तुम एक एक्सप्लोरर हो जो एक विशाल अनजान जंगल के किनारे खड़ा है। जो जमीन तुम्हारे सामने है वह तुम्हारा अपना दिमाग है, और तुम्हारे हाथ में जो नक्शा है वह है क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन किसी भी कुशल एक्सप्लोरर को सिर्फ नक्शे से काम नहीं चलता, उसे उस चुनौतीपूर्ण रास्ते पर चलने के लिए सही टूल्स और कौशल चाहिए होते हैं। इस अध्याय में हम तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग के बुनियादी टूल्स देंगे। तार्किक तर्क और साक्ष्य आधारित सोच। तार्किक तर्क क्रिटिकल थिंकिंग की रीढ़ है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें तुम प्रमाण और मजबूत तर्क के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचते हो। तार्किक तर्क का मुख्य हिस्सा यह है कि तुम पहले से मौजूद जानकारी या मान्यताओं प्रेमिसेस को पहचानते हो और फिर उन्हें तार्किक तरीके से फॉलो करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचते हो। यह थोड़ा अब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, लेकिन हम इसे रोजमर्रा में बहुत बार बिना समझे करते हैं। उदाहरण के लिए, एक सिंपल सिलोसिस लो। सभी बिल्लियां स्तनपायी हैं, फ्लफी एक बिल्ली है, तो फ्लफी एक स्तनपायी है। यह एक बुनियादी डिडक्टिव रीजनिंग है। अगर पहले के बिंदु सही हैं तो निष्कर्ष भी सही होगा। जब हम तार्किक तर्क में और गहरे जाते हैं तो तुम सीखोगे कि जटिल तर्कों को कैसे पहचानना और बनाना है। साथ ही तार्किक गलतियों, लॉजिकल फैलेसीज को भी पहचानना है। तार्किक गलतियां वे गलतियां होती हैं जो तर्क में होती हैं और जिनकी वजह से हम गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, भले ही हमारे पास सही जानकारी हो। कुछ सामान्य तार्किक गलतियां हैं। एड होमिनेम अटैक, जब हम किसी तर्क को उस व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर खारिज कर देते हैं, न कि उस तर्क के आधार पर। जैसे तुम यह कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास अच्छी शिक्षा नहीं है। फॉल्स डाइकोटॉमी यह तब होती है जब हमें सिर्फ 2 विकल्प दिए जाते हैं जबकि और भी विकल्प हो सकते हैं। स्लिपरी स्लोप, यह मान लेना कि एक छोटा सा घटना जरूर एक बड़ी चेन को जन्म देगी, बिना यह समझे कि इसके बीच कोई प्रमाणिक कनेक्शन है या नहीं। अगर तुम इन गलतियों को पहचानना सीखते हो तो तुम न सिर्फ दूसरों के तर्कों में खामियां देख पाओगे, बल्कि अपने तर्कों में भी इन्हें अवॉइड कर पाओगे। आजकल हम विज्ञापन से लेकर राजनीतिक रेटोरिक तक कई तरह के प्रेरक संदेशों से घिरे रहते हैं, तो यह कौशल तुम्हारे लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। परंतु तार्किक तर्क अकेला काफी नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग में एक और जरूरी पहलू है साक्ष्य आधारित सोच। इसका मतलब है कि तुम्हारे निष्कर्ष उस जानकारी पर आधारित होने चाहिए जिसे सही तरीके से सत्यापित किया जा सके और जो विश्वसनीय हो, न कि व्यक्तिगत विश्वासों, भावनाओं या किस्सों पर। तुम्हें हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले सूचना स्रोतों को खोजना होगा, साक्ष्यों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना होगा, और जब नई और मजबूत जानकारी मिले तो अपने विचार बदलने के लिए तैयार रहना होगा। साक्ष्य आधारित सोच को विकसित करने के लिए तुम्हें कुछ प्रमुख अवधारणाएं अपनानी होंगी। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, तुम्हें सवाल पूछने की आदत डालनी होगी, नई जानकारी प्राप्त करनी होगी और वैकल्पिक दृष्टिकोणों को एक्सप्लोर करना होगा। खुला दिमाग, ओपन माइंडेडनेस, तुम्हें उन विचारों पर विचार करना होगा जो तुम्हारी मौजूदा मान्यताओं को चुनौती देते हैं। बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, तुम्हें यह मानना होगा कि हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा होता है और हम दूसरों से सीख सकते हैं, खासकर जब हम उनसे सहमत नहीं होते। ये तीनों आदतें मिलकर क्रिटिकल थिंकिंग माइंडसेट का आधार बनाती हैं। इस माइंडसेट का मतलब है अपने पूर्वाग्रहों को चुनौती देना, बिना प्रमाण के किसी भी दावे पर संदेह करना और निरंतर सीखने और विकसित होने का प्रतिबद्ध होना। इस माइंडसेट को विकसित करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, अपने पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी यह स्वीकार करना पड़ता है कि हम गलत थे। लेकिन जब तुम इसे अपनाते हो तो इसका परिणाम बहुत फायदेमंद होता है। जब तुम ये क्रिटिकल थिंकिंग माइंडसेट अपनाते हो तो तुम जटिल समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हो, बेहतर निर्णय ले पाते हो और विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ सार्थक बातचीत कर पाते हो। इस अध्याय को समाप्त करते हुए
अब तुमने तार्किक तर्क और साक्ष्य आधारित सोच के मूल सिद्धांतों को अच्छे से समझ लिया होगा। तुम ये भी समझ पाए हो कि क्रिटिकल थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने पूर्वाग्रहों को पहचानना और अपनी सोच को निरंतर बढ़ने के लिए तैयार रखना। लेकिन इन सिद्धांतों को जानना सिर्फ पहला कदम है। क्रिटिकल थिंकिंग को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उन संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का सामना करना होगा जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। चैप्टर 4 का फोकस कॉग्निटिव बायसेस यानी सोचने की गलतियां पर है, जो बिना हमें पता चले हमारी फैसलों और रायों को प्रभावित करती हैं। इसे समझाने के लिए एक चेस का उदाहरण दिया गया है। मान लो तुम चेस खेल रहे हो, अपनी स्ट्रेटेजी पर पूरा विश्वास है और सामने वाले के मूव्स को भी समझ रहे हो, लेकिन अचानक तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे पास के कई पीसेस तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहे थे। यही हाल हमारी सोच का होता है जब हम कॉग्निटिव बायसेस यानी सोचने की गलतियां करते हैं। ये गलतियां हमारी सोच को प्रभावित करती हैं, जो हमारे फैसलों को गलत दिशा में ले जाती हैं। कॉग्निटिव बायसेस क्या होते हैं? कॉग्निटिव बायसेस यानी सोचने की गलतियां वो गलतियां हैं जो हमारी सोच को प्रभावित करती हैं। ये ना तो हमारी पर्सनैलिटी की कमी होती है, ना ही हमारी समझदारी का सवाल है, बल्कि ये हमारे दिमाग का एक नेचुरल तरीका है जिससे हम अपनी सोच को आसान बना लेते हैं। हम जल्दी से फैसले लेने के लिए कुछ शॉर्टकट ह्यूरिस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। ये शॉर्टकट रोजमर्रा की जिंदगी में तो मददगार होते हैं, लेकिन जब हम जटिल फैसले लेते हैं तो ये गलत दिशा में ले जाते हैं। कुछ कॉमन कॉग्निटिव बायसेस। कॉन्फर्मेशन बायस, जब हम अपनी पुरानी सोच को सही साबित करने के लिए केवल वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी राय को सही ठहराए। जैसे अगर आपको लगता है कि कोई खास डाइट सबसे अच्छी है, तो आप सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ेंगे जो आपके विचार से मेल खाते हैं और उन स्टडीज को नजरअंदाज कर देंगे जो इसके खिलाफ हो। एंकरिंग इफेक्ट, जब हम किसी भी चीज के बारे में पहली बार जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम उसी पहले मिले जानकारी के आधार पर अपना फैसला लेते हैं। जैसे अगर किसी कार की शुरुआती कीमत बताई जाती है तो हम उसी कीमत के आसपास सौदेबाजी करते हैं, चाहे वो कीमत सही हो या नहीं। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, हम उन चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं जो हमें आसानी से याद आती हैं। इस वजह से लोग प्लेन क्रैश से ज्यादा डरते हैं, जबकि कार एक्सीडेंट्स ज्यादा खतरनाक होते हैं। कॉग्निटिव बायसेस को कैसे दूर करें? अगर हम चाहते हैं कि हम इन सोचने की गलतियों को समझकर उनसे बचें, तो हमें कुछ उपाय अपनाने होंगे। ऑपोजिट इंफॉर्मेशन सीख करो, अपनी सोच को चुनौती दो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपनी राय बदलनी ही चाहिए, लेकिन यह जरूरी है कि तुम उन विचारों को भी सुनो जो तुम्हारी सोच से अलग हैं। इससे तुम्हारी सोच को विस्तार मिलेगा और तुम नए दृष्टिकोण से सोच पाओगे। मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी यानी मानसिक लचीलापन अपनाओ। जब तुम किसी नतीजे पर पहुंच रहे हो तो खुद से यह सवाल करो, क्या कोई और तरीका है जिसे मैं नहीं सोच रहा? इससे तुम्हारी सोच में लचीलापन आएगा और तुम गलत निष्कर्षों से बच सकोगे। डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स यानी अलग अलग नजरिए अपनाओ। जब तुम कोई बड़ा फैसला ले रहे हो तो उन लोगों से राय लो जिनका बैकग्राउंड या अनुभव तुमसे अलग हो। इससे तुम्हें अपनी सोच में छिपे हुए पहलू और बातें नजर आएंगी जिन्हें तुम पहले नहीं देख पाए थे। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी यानी बौद्धिक विनम्रता अपनाओ। यह मानो कि तुम्हारी जानकारी सीमित हो सकती है और तुम दूसरों से कुछ सीख सकते हो। जब तुम्हें लगे कि तुम गलत हो तो इसे स्वीकार करो और अपनी राय बदलने से मत डरना। यह कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। जब तुम इन कॉग्निटिव बायसेस को समझ सकोगे और उन्हें ठीक करने के लिए उपायों को अपनाओगे तो तुम्हारी फैसले लेने की क्षमता में सुधार होगा। तुम्हारी सोच ज्यादा लचीली और खुले दिमाग वाली होगी, जो तुम्हें न सिर्फ अपनी सोच से आगे बढ़ने में मदद करेगी बल्कि दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझने में मदद करेगी। अगले चैप्टर में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हम जटिल समस्याओं को सिस्टमैटिक और क्रिएटिव तरीके से हल कर सकते हैं और कैसे बड़ी समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटकर उनका हल निकाला जा सकता है। तुम्हारा दिमाग अब अगले लेवल पर जाने वाला है। चैप्टर 5 का फोकस इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यानी समस्या हल करने के तरीके पर है। सोचो तुम एक बड़े उलझे हुए गांठ के सामने खड़े हो। पहली नजर में यह बहुत जटिल और उलझा हुआ लग रहा है, जिसमें ना तो कोई शुरुआत दिख रही है, न ही कोई अंत। यह गांठ हमारी जिंदगी की समस्याओं को दर्शाती है, जो अक्सर बड़ी और हल ना होने वाली लगती हैं। लेकिन अगर तुम सही तरीके अपनाओ तो तुम इस उलझन को भी सुलझा सकते हो। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे प्रभावी समस्या हल करने के तरीके जानेंगे जो तुम्हारी समस्याओं को हल करने के तरीके को बदल देंगे। समस्या को सही से समझना समस्या हल करने का पहला कदम है। समस्या को सही से पहचानना। अक्सर जो हमें एक बड़ी समस्या दिखती है वह असल में कई छोटी छोटी समस्याओं का समूह होती है। जब तुम इन बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हो तो हल ढूंढना आसान हो जाता है। इसे प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन यानी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना कहते हैं। जानकारी एकत्र करना। जब तुमने समस्या को सही से समझ लिया तब अगला कदम है जानकारी इकट्ठा करना। यह कदम बहुत जरूरी है
लेकिन अक्सर लोग बिना पूरी जानकारी के ही समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका हल प्रभावी नहीं होता। तुम जितना ज्यादा जानकारी इकट्ठा करोगे, उतना ही तुम समस्या को अच्छे से समझ पाओगे। जानकारी इकट्ठा करते वक्त अलग अलग दृष्टिकोणों को ध्यान में रखो, विशेषज्ञों से राय लो और यह भी देखो कि क्या कोई पैटर्न या ट्रेंड है जो तुम्हें समस्या के असल कारण को समझने में मदद कर सके। समाधान तैयार करना। अब जब तुम्हारे पास समस्या की पूरी जानकारी हो तो अगला कदम है समाधान तैयार करना। इस चरण में क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता बहुत अहम है। इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचारों का आदान प्रदान एक बेहतरीन तरीका है। सबसे पहली बात यह है कि विचारों पर किसी तरह का फैसला तुरंत न करो और सभी विचारों को खुले दिल से सुनो। कभी कभी सबसे बेहतरीन समाधान वही होते हैं जो पहली नजर में अजीब लगते हैं। समाधान का मूल्यांकन। जब तुमने कई संभावित समाधान तैयार कर लिए हो, तब तुम्हें उन सब का मूल्यांकन करना होगा। इस दौरान तुम्हें हर समाधान के फायदे और नुकसान पर ध्यान देना होगा। क्या वह समाधान काम करने योग्य है? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या कोई अनचाहे परिणाम भी आ सकते हैं? इस सब पर विचार करो। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस समय तुम्हारे व्यक्तिगत पसंद या पूर्वाग्रह को हटाकर तुम्हें तटस्थ, न्यूट्रल रहकर विचार करना चाहिए। समाधान को लागू करना। जब तुम सबसे बेहतर समाधान चुन लो तो अब उसका इंप्लीमेंटेशन प्लान, लागू करने की योजना तैयार करो। इसमें समाधान को छोटे छोटे कदमों में बांटकर उसे लागू करना होगा। अगर तुम टीम के साथ काम कर रहे हो तो जिम्मेदारियां बांट दो और स्पष्ट टाइमलाइन सेट करो। लेकिन याद रखना, समस्या हल करने की प्रक्रिया सिर्फ लागू करने तक ही सीमित नहीं होती। तुम्हें नतीजों की निगरानी भी करनी होती है और अगर कोई बदलाव जरूरी हो तो उसे लागू करने के लिए तैयार रहना चाहिए। समस्या को नए नजरिए से देखना। रिफ्रेमिंग समस्या हल करने की एक और ताकतवर तकनीक है, समस्या को नए नजरिए से देखना। कभी कभी हम जिस तरीके से समस्या को देखते हैं वही हमारे हल तक पहुंचने की क्षमता को सीमित कर देता है। अगर हम किसी समस्या को एक अलग नजरिए से देखें तो हमें ऐसे हल मिल सकते हैं जिन्हें हमने पहले नहीं सोचा था। समस्याओं से जूझना। समस्या हल करते वक्त तुम्हें कई बार रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। तुम महसूस कर सकते हो कि तुम फंसे हुए हो, थक गए हो या परेशान हो। जब ऐसा हो तो यह समझो कि यह प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। थोड़ा ब्रेक लो, अपने दिमाग को आराम दो और फिर ताजगी के साथ समस्या को देखो। कई बार जब हम बहुत कोशिश करते हैं तब हल सामने नहीं आता, लेकिन जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो समाधान खुद ही नजर आने लगता है। इस अध्याय के अंत तक तुम्हारे पास समस्या हल करने के तरीके का एक मजबूत सेट होगा। तुम जान सकोगे कि समस्या को सही तरीके से समझना, जानकारी इकट्ठा करना, समाधान तैयार करना और उनका मूल्यांकन करना और समाधान को लागू और मॉनिटर करना किस तरह से किया जाता है। लेकिन समस्या हल करना सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोचने का एक हिस्सा है। इन सभी कौशलों को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए हमें यह भी सीखना होगा कि जानकारी और तर्कों का विश्लेषण कैसे करें ताकि हम सत्य और झूठ और संगत तर्क और गलत तर्क में फर्क कर सकें। अगले अध्याय में हम जानकारी और तर्कों का विश्लेषण करेंगे। चैप्टर 6 का फोकस है इंफॉर्मेशन और आर्ग्यूमेंट्स का एनालिसिस यानी जानकारी और तर्कों का विश्लेषण करना। तो जो तुम एक जासूस हो जो एक बौद्धिक अपराध की जगह पर खड़ा है। तुम्हारे सामने दावे, प्रमाण और निष्कर्षों का एक उलझा हुआ जाल फैला हुआ है। तुम्हारा काम है इस जाल को सुलझाना, सच और झूठ को अलग करना और गलत तर्कों को सामने लाना। यही है इंफॉर्मेशन और आर्ग्यूमेंट्स का एनालिसिस, एक महत्वपूर्ण कौशल जो क्रिटिकल थिंकिंग के टूल्स में शामिल है। तर्क के हिस्सों को समझना इस कौशल का मूल है। किसी तर्क को उसके हिस्सों में बांटना। हर तर्क को, चाहे वह कितना भी जटिल क्यों ना हो, 3 बुनियादी हिस्सों में बांटा जा सकता है। क्लेम्स, प्रेमिसेस और कंक्लूजन्स। क्लेम्स ये वो बयान होते हैं जो ये बताते हैं कि क्या सच है या क्या किया जाना चाहिए। प्रेमिसेस ये वे कारण या प्रमाण होते हैं जो क्लेम्स का समर्थन करते हैं। कंक्लूजन ये वह निष्कर्ष होता है जिसे तर्क साबित करने या हमें विश्वास दिलाने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए यह साधारण तर्क लो, सभी कुत्ते स्तनधारी हैं, ओटो एक कुत्ता है, इसलिए ओटो एक स्तनधारी है। यहां सभी कुत्ते स्तनधारी हैं और पोटो एक कुत्ता है, ये दोनों प्रेमिसेस हैं, जबकि पोटो एक स्तनधारी है, ये कंक्लूजन है। इस तरह तर्क को तोड़कर तुम आसानी से यह समझ सकते हो कि तर्क कितना मजबूत है और कहां कमजोर है। प्रमाण का मूल्यांकन करना। जब तुम तर्क के हिस्सों को पहचान लो तब अगला कदम है प्रमाणों का मूल्यांकन करना। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए जाते हैं। क्या प्रमाण दावा से संबंधित हैं? क्या ये प्रमाण विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोत से हैं? क्या ये प्रमाण निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त हैं? एनेक्डोटल एविडेंस, व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित प्रमाण या चेरीपिक डेटा, चुनिंदा आंकड़े से बचो क्योंकि ये पूरा चित्र नहीं दिखाते और कभी कभी गलत निर्णय की ओर ले जाते हैं। तर्क में सामान्य गलतियां। जब तुम तर्कों का विश्लेषण करते हो
तो तुम्हें कुछ सामान्य गलत पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। कुछ पैटर्न सही होते हैं और तर्क को मजबूत करते हैं, जबकि कुछ गलत होते हैं और तर्क को कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पोटो वाले तर्क में जो पैटर्न है उसे सिलोजिज्म कहा जाता है, जो सही होता है, यानी अगर प्रेमिसेस सही हैं तो कंक्लूजन सही होगा। लेकिन कई तर्कों में गलत पैटर्न होते हैं, जैसे स्लिपरी स्लोप फैलेसी, यह मानना कि एक घटना निश्चित रूप से दूसरी घटनाओं की एक श्रृंखला का कारण बनेगी बिना इसके लिए कोई प्रमाण दिए। उदाहरण, अगर हम समलैंगिक विवाह को अनुमति देंगे तो लोग जानवरों से शादी करना चाहेंगे। कॉरेलेशन वर्सेस कॉजेशन फैलेसी, यह गलती होती है जब हम मानते हैं कि दो चीजों का साथ होना एक को दूसरे का कारण बना देता है। उदाहरण, गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की बिक्री और डूबने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, तो इसका मतलब क्या आइसक्रीम डूबने का कारण बनती है? असल में दोनों घटनाएं गर्मी के मौसम के कारण होती हैं, लेकिन एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। छुपे हुए अनुमान और अप्रत्यक्ष दावे तर्कों का विश्लेषण करते वक्त तुम्हें छुपे हुए अनुमान और अप्रत्यक्ष दावों पर भी ध्यान देना होगा। अक्सर जो नहीं कहा जाता है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, कोई कह सकता है हमें टैक्स कम करने चाहिए ताकि आर्थिक वृद्धि हो सके। इस तर्क में छिपा हुआ अनुमान यह है कि कम टैक्स हमेशा आर्थिक वृद्धि की ओर ले जाते हैं, और इस अनुमान को भी क्रिटिकल तरीके से देखना जरूरी है। विश्लेषणात्मक कौशल का अभ्यास, इन विश्लेषणात्मक कौशलों को सुधारने के लिए अभ्यास जरूरी है। तुम इसे रोजमर्रा की परिस्थितियों में लागू करके शुरू कर सकते हो, जैसे विज्ञापन, राजनीतिक भाषण या समाचार पत्रों में प्रकाशित विचारधाराओं का विश्लेषण करना। जब तुम इस तरह से विश्लेषण करते हो तो तुम्हें बहुत सारे तर्क जो पहले सही लगते थे उनके कमजोर पहलू दिखाई देंगे। इस अध्याय के अंत में तुम्हारे पास तर्कों का विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत टूलकिट होगा। तुम ये समझ पाओगे कि क्लेम्स, प्रेमिसेस और कंक्लूजन्स को पहचानना, प्रमाणों का मूल्यांकन करना और सामान्य तर्कों में होने वाली गलतियों को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इस दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इफेक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ व्यक्तिगत तर्कों का विश्लेषण करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से जुड़ने और उन दृष्टिकोणों से ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगले अध्याय में हम विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ जुड़ने के तरीके, सहानुभूति विकसित करने और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में इन दृष्टिकोणों को शामिल करने के बारे में जानेंगे। चैप्टर 7 का फोकस डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स यानी विभिन्न दृष्टिकोणों से जुड़ने पर है। सोचो तुम एक कमरे में कदम रखते हो जहां हर दीवार का रंग अलग है और हर रंग एक अलग नजरिया दर्शाता है। जैसे जैसे तुम कमरे में चलते हो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है और नए रंगों और शेड्स का मिलाजुला दिखाई देता है जो पहले तुम्हारे ध्यान में नहीं थे। ये कलेडोस्कोप जैसा दृश्य बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपने आप को अलग अलग दृष्टिकोणों के संपर्क में लाकर अपनी समझ और सोच को गहरा कर सकते हैं। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि विभिन्न दृष्टिकोणों से जुड़ने से हमारी समझ कैसे बढ़ती है और ये हमारे क्रिटिकल थिंकिंग कौशल को कैसे तेज करता है। विभिन्न दृष्टिकोणों का महत्व, विभिन्न दृष्टिकोणों का मूल्य बहुत अधिक है। जब हम खुद को अलग अलग नजरियों के संपर्क में लाते हैं तो हम अपनी मान्यताओं को चुनौती देते हैं, अपनी समझ को विस्तारित करते हैं और जटिल समस्याओं के समाधान में अक्सर ज्यादा सूक्ष्म और मजबूत तरीके से पहुंचते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे अपने रंगों के पैलेट में नए रंग जोड़ना। जितने ज्यादा रंग होंगे उतना ही समृद्ध और जीवंत हमारा दुनिया का चित्र बनता है। यह चुनौतीपूर्ण क्यों हो सकता है, लेकिन विभिन्न दृष्टिकोणों से जुड़ना हमेशा आसान नहीं होता। इसके लिए हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन विचारों का सामना करना पड़ता है जो हमारी गहरी मान्यताओं को चुनौती दे सकते हैं। यह कभी कभी असहज या परेशान करने वाला हो सकता है। हालांकि यह असहजता ही अक्सर सबसे बड़ा विकास और समझ की कुंजी होती है। वैकल्पिक दृष्टिकोणों को जानने की एक प्रभावी रणनीति वैकल्पिक दृष्टिकोणों को जानने के लिए एक प्रभावी रणनीति है कि आप जानबूझकर खुद को उन सूत्रों से जोड़ें जो आपकी मौजूदा सोच से अलग हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप लिबरल विचारधारा के हैं तो कंजर्वेटिव प्रकाशनों को पढ़ें और इसके विपरीत भी करें। यदि आप एक वैज्ञानिक हैं तो ह्यूमैनिटीज यानी मानविकी से संबंधित साहित्य पढ़ें। उद्देश्य यह नहीं है कि हर मुद्दे पर अपनी राय बदल लें, बल्कि यह है कि आप अलग अलग दृष्टिकोणों और उनके पीछे के तर्कों को समझें। सक्रिय सुनवाई, एक्टिव लिसनिंग और सहानुभूति, एम्पैथी, जब आप विभिन्न दृष्टिकोणों से जुड़ते हैं तो एक महत्वपूर्ण कौशल है सक्रिय सुनवाई। इसका मतलब है कि आप सिर्फ यह ना सोचें कि अब बारी आपकी है, बल्कि दूसरों की बातों को सही से सुनें, समझने की कोशिश करें कि वह क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, उनके विचारों को कौन सी जिंदगी की परिस्थितियां और अनुभव प्रभावित कर रहे हैं। सहानुभूति का निर्माण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम किसी और के दृष्टिकोण से दुनिया को देख पाते हैं, भले ही हम उनकी राय से सहमत ना हो। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि अधिकतर लोग
चाहे उनके विचार कुछ भी हों, वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें सही लगता है, उनके अनुभव और समझ के आधार पर। स्टील मैनिंग की तकनीक विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और सहानुभूति विकसित करने का एक प्रभावी तरीका है। स्टील मैनिंग यह स्ट्रॉ मैनिंग के ठीक उलट होता है, जिसमें हम किसी के तर्क की कमजोर और बढ़ी चढ़ी हुई स्थिति पर हमला करते हैं। स्टील मैनिंग में तुम किसी दूसरे के तर्क का सबसे मजबूत रूप प्रस्तुत करने की कोशिश करते हो, भले ही तुम अंततः उस तर्क से सहमत न हो। इससे न केवल तुम्हें उनके दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलती है, बल्कि तुम्हारे खुद के क्रिटिकल थिंकिंग कौशल भी मजबूत होते हैं, क्योंकि तुम विरोधी तर्क के सबसे मजबूत रूप से निपटने की कोशिश करते हो। निर्णय लेने में विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करना, जब तुम विभिन्न दृष्टिकोणों से जुड़ने में माहिर हो जाते हो, तो यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को और अधिक चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक बना देता है। तुम्हारे पास विचार करने के लिए ज्यादा विकल्प होते हैं और तुम्हारे निर्णयों के परिणामों की एक अधिक सूक्ष्म और गहरी समझ होती है। एक उपयोगी तकनीक है डेविल्स एडवोकेट खेलना, यानी खुद से या अपनी टीम से जानबूझकर अपनी पसंदीदा राय के खिलाफ बहस करना। यह तुम्हारे सोचने में छिपी कमजोरियों को उजागर कर सकता है और तुम्हारे निर्णयों को और अधिक मजबूत बना सकता है। क्या यह अपने विश्वासों को छोड़ने का मतलब है? यह याद रखना जरूरी है कि विभिन्न दृष्टिकोणों से जुड़ना यह नहीं है कि तुम अपने विश्वासों को छोड़ दो या उनसे समझौता करो। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि हर दृष्टिकोण को समान रूप से सही मान लिया जाए, बल्कि इसका उद्देश्य है अपनी समझ को समृद्ध करना, अपनी मान्यताओं को चुनौती देना और अधिक सोच समझकर निर्णय लेना। इस अध्याय के अंत में तुम्हारे पास विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और उनसे जुड़ने की एक गहरी समझ होगी। तुम जान पाओगे कि सक्रिय सुनवाई, सहानुभूति निर्माण और विभिन्न दृष्टिकोणों को निर्णय निर्माण में शामिल करना कितना महत्वपूर्ण है। ये सभी रणनीतियां तुम्हारी सोच को और अधिक विकसित करेंगी। लेकिन विभिन्न दृष्टिकोणों से जुड़ना केवल एक पहलू है प्रभावी निर्णय लेने का। इस कौशल को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए हमें निर्णय लेने की कई रणनीतियों को जानने की जरूरत है, जो हमें जटिल चुनावों को समझदारी और स्पष्टता के साथ लेने में मदद करेंगी। अगले अध्याय में हम निर्णय लेने की प्रभावी रणनीतियां जानेंगे, जो हमें रोजमर्रा के चुनावों से लेकर जीवन के बड़े फैसलों तक में सही मार्गदर्शन देंगी। चैप्टर 8 का फोकस है डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजीज फॉर सक्सेस, यानी सफल निर्णय लेने की रणनीतियां। सोचो तुम एक चौराहे पर खड़े हो जहां से कई रास्ते निकलते हैं। हर रास्ता एक संभावित निर्णय का प्रतिनिधित्व करता है और जो परिदृश्य तुम्हारे सामने है वह अनिश्चितता के कुहासे में ढंका हुआ है। यही निर्णय लेने का सार है, अप्रत्याशित परिणामों और अधूरी जानकारी के बावजूद आगे बढ़ने का रास्ता चुनना। इस अध्याय में हम कुछ ऐसी रणनीतियों को जानेंगे जो इस जटिल यात्रा को आत्मविश्वास और बुद्धिमानी से तय करने में मदद करेंगी। प्रभावी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। प्रभावी निर्णय निर्माण एक प्रक्रिया है, यह कोई एक पल का चुनाव नहीं होता। सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि तुम निर्णय को स्पष्ट रूप से परिभाषित करो और संबंधित जानकारी इकट्ठा करो। यह बुनियादी सा लगता है, लेकिन कई बार खराब फैसले इस वजह से होते हैं कि हम समस्या को सही से फ्रेम नहीं करते या पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं करते। इसलिए जितना हो सके यह सुनिश्चित करना कि तुम निर्णय की पूरी सीमा को समझ सको और जितनी संभव हो सके उतनी जानकारी हासिल कर सको। जरूरी है विकल्पों का मूल्यांकन करना। जब तुम जानकारी एकत्र कर लेते हो तो अगला कदम है विकल्पों को पहचानना और उनका मूल्यांकन करना। यहां तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोचने की क्षमता काम आती है। हर विकल्प के संभावित परिणामों को समझो, दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, लघु और दीर्घकालिक। क्या इसके जोखिम और लाभ हैं? ये विकल्प तुम्हारे लक्ष्य और मूल्यों के साथ कैसे मेल खाते हैं? इसके अलावा केवल सामान्य विकल्पों को ही मत देखो, बल्कि उन रचनात्मक विकल्पों पर भी विचार करो जो तुरंत दिखाई नहीं दे रहे हैं। निर्णय मैट्रिक्स का उपयोग विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी टूल है। डिसीजन मैट्रिक्स, निर्णय मैट्रिक्स। इसमें तुम अपने विकल्पों और निर्णय के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों को सूचीबद्ध करते हो, फिर हर विकल्प को उन मानदंडों के खिलाफ स्कोर करते हो। इससे तुम जटिल चुनावों को ऑब्जेक्टिव तरीके से तुलना कर सकते हो और उस विकल्प को पहचान सकते हो जो तुम्हारी जरूरतों के लिए सबसे उपयुक्त हो। तर्क और अंतर्ज्ञान का संतुलन। विकल्पों का मूल्यांकन करते समय यह जरूरी है कि तुम तर्क, लॉजिक और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन के बीच संतुलन बनाए रखो, जबकि यह जरूरी है कि तुम तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषण करो। अपनी गट फीलिंग्स यानी आंतरिक भावनाओं को भी नकारो मत। अंतर्ज्ञान अक्सर अवचेतन पैटर्न पहचानने का परिणाम होता है जो पिछले अनुभवों पर आधारित होते हैं। इसलिए तर्क और अंतर्ज्ञान दोनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है, बजाय कि केवल एक पर निर्भर होने के। अनिश्चितता का प्रबंधन निर्णय लेने में एक और महत्वपूर्ण पहलू है। अनिश्चितता का प्रबंधन
बहुत सी स्थितियों में हमारे पास सभी जानकारी नहीं होती। इस अनिश्चितता से निपटने के लिए एक रणनीति है सिनारियो प्लानिंग, परिदृश्य योजना। इसमें तुम संभावित भविष्य के परिदृश्यों की कल्पना करते हो और सोचते हो कि तुम्हारा निर्णय हर स्थिति में कैसे लागू होगा। इससे तुम जोखिमों और अवसरों को पहचान सकते हो जिन्हें तुम अन्यथा नजरअंदाज कर सकते थे। निर्णय लेने की सामान्य गलतियां, निर्णय लेते समय कुछ सामान्य गलतियां होती हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। एक प्रमुख गलती है एनालिसिस पैरालिसिस, यानी अत्यधिक जानकारी एकत्र करने और विकल्पों का अत्यधिक विश्लेषण करने के कारण निर्णय न लेना। याद रखो, कई बार सही निर्णय लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि तुम समय पर निर्णय लो। एक और सामान्य गलती है ग्रुप थिंक, यानी समूह में एक रूपता बनाए रखने की चाहत के कारण गलत या अपरिपक्व निर्णय लेना। इससे बचने के लिए विरोधी विचारों को प्रोत्साहित करो और डेविल्स एडवोकेट, विरोधी भूमिका नियुक्त करो जो समूह के विचारों को चुनौती दे। निर्णय लेने की कुछ और तकनीकें, जैसे जैसे तुम अपने निर्णय निर्माण कौशल में माहिर हो जाते हो, तुम ऐसी स्थितियों का सामना करोगे जहां तुम्हें लगेगा कि तुम अटका हुआ महसूस कर रहे हो या असहज हो। ऐसी स्थिति में तुम कुछ तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे 5 व्हाइस, 5 क्यों, या आइजनहावर मैट्रिक्स। इनमें से पहला तरीका बार बार क्यों सवाल पूछकर समस्या की जड़ तक पहुंचने में मदद करता है, जबकि दूसरा तरीका निर्णयों को उनके महत्व और तात्कालिकता के आधार पर प्राथमिकता देने में मदद करता है। कभी कभी बस समस्या को नया दृष्टिकोण से देखने से महत्वपूर्ण विचार सामने आ सकते हैं। जोखिम और अनिश्चितता को स्वीकारना याद रखो। इन रणनीतियों का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम निर्णय में सभी जोखिम या अनिश्चितता को समाप्त कर सको, बल्कि इनका उद्देश्य यह है कि तुम सूचित, सोचे समझे और तर्क संगत निर्णय ले सको जो तुम्हारे लक्ष्य और मूल्यों से मेल खाते हों। इसके बावजूद, सबसे अच्छे निर्णय निर्माण प्रक्रिया के बावजूद हमेशा कुछ अनिश्चितता रहेगी। कुंजी यह है कि इस अनिश्चितता को स्वीकार किया जाए और जैसे जैसे नई जानकारी मिलती है तुम अपने निर्णयों में समायोजन करने के लिए तैयार रहो। इस अध्याय के अंत तक तुम निर्णय निर्माण के विभिन्न रणनीतियों से परिचित हो जाओगे जो तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाएंगी। तुम समझ पाओगे कि समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, जानकारी एकत्र करना, विकल्पों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना और अनिश्चितता का प्रबंधन कैसे किया जाता है। लेकिन प्रभावी निर्णय निर्माण केवल एक टुकड़ा है। इस जटिल दुनिया में सफल होने के लिए हमें मानसिक लचीलापन, मेंटल रेजिलियंस भी विकसित करना होगा, जिससे हम चुनौतियों और असफलताओं का सामना आत्मविश्वास से कर सकें। अगले अध्याय में हम मानसिक लचीलापन और इसे कैसे मजबूत किया जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर 9 का फोकस है मेंटल रेजिलियंस, यानी मानसिक लचीलापन, और यह बताता है कि कैसे हम इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। सोचो, तुम एक विशाल ओक के पेड़ के सामने खड़े हो जो एक तूफान का सामना कर रहा है। हवाएं जोर से चल रही हैं और बारिश भी हो रही है, लेकिन तुम्हारी जड़ें गहरी हैं और तना मजबूत है। यह मानसिक लचीलापन का सार है। जीवन के तूफानों का सामना करना, बिना टूटे झुकना और विपरीत परिस्थितियों से और मजबूत होकर उभरना। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि इस महत्वपूर्ण गुण को कैसे विकसित किया जाए और इसे अपने क्रिटिकल थिंकिंग और समग्र भलाई को बेहतर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। मानसिक लचीलापन क्या है? मानसिक लचीलापन केवल मुसीबतों में संयम बनाए रखने या मुश्किलों का सामना करने का नाम नहीं है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें हम चुनौतियों, आघात, दुख, तनाव या किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करने में खुद को अनुकूलित कर पाते हैं। मानसिक लचीलापन हमें विफलताओं से सीखने, सेटबैक्स से उबरने और दबाव में भी विकास करने में मदद करता है। अपनी भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना। मानसिक लचीलापन का आधार हमारी भावनाओं को समझने और उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करने में छिपा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को दबा दें या नकार दें, बल्कि इसका मतलब है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करना, अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और उन्हें प्रभावी तरीके से नियंत्रित करना। जब हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करते हैं तो हम चुनौतियों का सामना स्पष्टता और उद्देश्य के साथ करते हैं, बजाय इसके कि हम जल्दी से प्रतिक्रिया दें जो केवल कच्ची भावनाओं पर आधारित हो। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास भावनात्मक बुद्धिमत्ता बनाने के लिए एक प्रभावी तकनीक है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, माइंडफुलनेस ध्यान। इसमें तुम अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करते हो, अपनी सोच और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करते हो। नियमित ध्यान का अभ्यास करने से तुम्हारी स्वयं की जागरूकता बढ़ती है, तनाव कम होता है और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता में सुधार होता है। विकासात्मक मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट, मानसिक लचीलापन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रोथ माइंडसेट यानी स्थिति को समझने में मदद कर सकें। याद रखो, मदद लेना कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि यह ताकत और आत्म जागरूकता का प्रतीक है।
सक्रिय मुकाबला रणनीतियां विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए मानसिक रूप से लचीले लोग सक्रिय मुकाबला रणनीतियां अपनाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि समस्याओं से बचने या उन्हें नकारने का प्रयास करना, बल्कि इसका मतलब है कि हम सक्रिय रूप से कदम उठाते हैं। इसका एक उदाहरण है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, संज्ञानात्मक पुनर्व्याख्या। इसका मतलब है कि किसी स्थिति को इस तरह से देखना कि उसका भावनात्मक प्रभाव बदल जाए। उदाहरण के लिए, नौकरी खोने को एक आपदा के रूप में देखने के बजाय इसे एक नए करियर पथ की खोज के अवसर के रूप में देखना। इस प्रकार तुम मुश्किल परिस्थितियों में भी चांदी की परत, सिल्वर लाइनिंग पा सकते हो। मानसिक लचीलापन को कैसे विकसित करें? मानसिक लचीलापन एक कौशल है जिसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है, जैसे एक मांसपेशी। इसका मतलब है कि हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखो जिससे तुम अपनी लचीलापन को और मजबूत कर सको। जब भी तुम किसी चुनौती का सामना करो, उसे अपनी लचीलापन मांसपेशी को स्ट्रेच करने के रूप में देखो। जैसे जैसे तुम अपनी लचीलापन को मजबूत करते हो, तुम भविष्य में आने वाली समस्याओं का सामना और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हो। इस अध्याय के अंत तक तुम्हारे पास मानसिक लचीलापन को समझने और इसे विकसित करने के लिए आवश्यक रणनीतियां होंगी। तुम ये समझ पाओगे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, विकासात्मक मानसिकता और सक्रिय मुकाबला रणनीतियां मानसिक लचीलापन बनाने के महत्वपूर्ण तत्व हैं। लेकिन मानसिक लचीलापन केवल एक हिस्सा है। हमारे जटिल और लगातार बदलते हुए दुनिया में सफल होने के लिए हमें संप्रेषणीयता यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी विकसित करनी होगी। अगले अध्याय में हम क्रिटिकल थिंकिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच के जटिल संबंधों की खोज करेंगे और तुम्हें अपने विचारों को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने और उत्पादक संवाद में शामिल होने के उपकरण प्रदान करेंगे। चैप्टर 10 का फोकस है इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावी संवाद और क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच के बीच के संबंध पर। सोचो तुम एक पुल बनाने वाले कारीगर हो जिसका काम दो दूर दराज के किनारों को जोड़ना है। ये किनारे विभिन्न मानसिकताएं हैं जिनमें हर किसी के अपने विचार, विश्वास और अनुभव हैं। तुम्हारा पुल संवाद है वह साधन जिससे हम विचारों को साझा करते हैं, भावनाओं को व्यक्त करते हैं और दूसरों के साथ सहयोग करते हैं। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि कैसे हम संवाद के मजबूत और विश्वसनीय पुलों का निर्माण कर सकते हैं और कैसे आलोचनात्मक सोच इस महत्वपूर्ण कौशल को और बेहतर बनाती है। प्रभावी संवाद का महत्व। प्रभावी संवाद सिर्फ जानकारी भेजने का नाम नहीं है। इसका उद्देश्य एक साझा समझ बनाना है। इसके लिए न सिर्फ अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना आवश्यक है, बल्कि दूसरों के विचारों को सक्रिय रूप से सुनना और उनके प्रति सहानुभूति भी जरूरी है। आलोचनात्मक सोच इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है क्योंकि यह हमें अपने और दूसरों के संदेशों का विश्लेषण करने, उनका मूल्यांकन करने और बेहतर समझने में मदद करती है। सक्रिय सुनवाई, एक्टिव लिसनिंग, प्रभावी संवाद में एक महत्वपूर्ण तत्व है। सक्रिय सुनवाई, इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम जो कहा जा रहा है उसे सुने, बल्कि इसका मतलब है कि हम पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके सुने। इसमें शारीरिक भाषा और स्वर की स्थिति को भी समझना शामिल है और यह सुनिश्चित करना कि हम सही तरीके से समझ पाए हैं, इसके लिए प्रतिक्रिया देना जरूरी है। आलोचनात्मक सोच सक्रिय सुनवाई में मदद करती है क्योंकि यह हमें वक्ता के तर्कों का विश्लेषण करने, उनके अप्रकट अनुमान, अनस्टेटेड असम्पशंस को पहचानने और भावनात्मक अपील्स और तार्किक तर्कों के बीच अंतर करने में मदद करती है। विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। जब तुम बोलने की बारी में होते हो तो आलोचनात्मक सोच तुम्हारे विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है और उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का तरीका देती है। सबसे पहले तुम्हें अपने मुख्य बिंदु या तर्क को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए, फिर अपने सहायक बिंदुओं को तार्किक रूप से संरचित करना चाहिए और अपने दावों को समर्थन देने के लिए प्रमाण और तर्क का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा अपने दर्शकों का ध्यान रखना भी जरूरी है। यह देखो कि उनके पास क्या पृष्ठभूमि ज्ञान है और उनकी संभावित पक्षपाती बियासेस या चिंताएं क्या हो सकती हैं। इस प्रकार संवाद के दौरान अपने संदेश को उनके संदर्भ के हिसाब से अनुकूलित करना महत्वपूर्ण है। रचनात्मक संवाद और बहस। प्रभावी संवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू है रचनात्मक संवाद और बहस। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम किसी बहस को जीतने की जीतीश करो, बल्कि इसका उद्देश्य विचारों की सहयोगात्मक खोज करना है ताकि हम एक गहरी समझ तक पहुंच सकें। आलोचनात्मक सोच इस प्रक्रिया में आवश्यक है क्योंकि यह हमें तर्कों का विश्लेषण करने, तार्किक गलतियों, लॉजिकल फैलेसीज को पहचानने और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और तर्कसंगत उत्तरों के बीच अंतर करने में मदद करती है। एक प्रभावी तकनीक है सोक्रेटिक मेथड, सोक्रेटिक पद्धति, जिसमें तुम दूसरों को उनकी मान्यताओं और तर्कों की जांच करने के लिए प्रश्न पूछते हो। उदाहरण के लिए, इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाला क्या प्रमाण है या क्या इसका कोई वैकल्पिक स्पष्टीकरण हो सकता है। इस तरह
तुम केवल अपने विचारों को व्यक्त करने के बजाय दूसरों को भी विचार करने के लिए प्रेरित करते हो, जिससे गहरी चर्चा होती है। संघर्षों और असहमतियों का प्रबंधन प्रभावी संवाद कला में यह भी शामिल है कि हम संघर्षों और असहमतियों का प्रबंधन कैसे करते हैं। जब तनाव बढ़ता है तो हम आसानी से भावनात्मक प्रतिक्रियाओं या रक्षात्मक स्थितियों में फंस सकते हैं। आलोचनात्मक सोच हमें स्थिति का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव तरीके से विश्लेषण करने में मदद करती है और हमें प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करने का अवसर देती है। हमें सामान्य आधार, कॉमन ग्राउंड तलाशना चाहिए, दूसरों के वैध तर्कों को स्वीकार करना चाहिए और हितों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि केवल पोजीशन पर। गैर मौखिक संवाद का महत्व संवाद में एक महत्वपूर्ण तत्व है। गैर मौखिक संवाद यानी शारीरिक भाषा, चेहरे के हाव भाव और स्वर की स्थिति, ये तत्व अक्सर शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। आलोचनात्मक सोच का उपयोग करते हुए हमें अपनी गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि लोग इन्हें कैसे समझ सकते हैं। सहानुभूति का अभ्यास एक अच्छा संवादकामी बनते हुए यह समझना जरूरी है कि संवाद सिर्फ अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने का नाम नहीं है, बल्कि यह दूसरों को भी सुने जाने और समझे जाने का एक माध्यम बनाना है। सहानुभूति का अभ्यास करो और दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को समझने की कोशिश करो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हर किसी से सहमत होना होगा, लेकिन यह समझना कि वे कहां से आ रहे हैं संवाद को और अधिक उत्पादक बना सकता है। डिजिटल संवाद में आलोचनात्मक सोच का उपयोग हमारे डिजिटल युग में यह भी आवश्यक है कि हम लिखित संवाद में इन सिद्धांतों का पालन करें। चाहे तुम एक ईमेल, रिपोर्ट या सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हो, आलोचनात्मक सोच का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करो कि तुम्हारा संदेश स्पष्ट, तार्किक रूप से संगठित और दर्शकों के लिए उपयुक्त है। लिखित संवाद में गैर मौखिक संकेतों का अभाव होता है, इसलिए इन संकेतों के अभाव की भरपाई करना जरूरी है। इस अध्याय के अंत में तुम्हारे पास आलोचनात्मक सोच और प्रभावी संवाद के बीच जटिल संबंध को समझने की एक गहरी समझ होगी। तुम सक्रिय सुनवाई, स्पष्ट अभिव्यक्ति, रचनात्मक संवाद और सहानुभूति के महत्व को समझ पाओगे, जो संवाद के मजबूत पुल बनाने में मदद करते हैं। लेकिन प्रभावी संवाद केवल आलोचनात्मक सोच का एक पहलू है। इन कौशलों को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि वे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में कैसे लागू होते हैं। क्या तुम तैयार हो अपनी आलोचनात्मक सोच और संवाद कौशल को रोजमर्रा की स्थितियों में परखने के लिए? कैसे इन कौशलों का उपयोग हम व्यक्तिगत रिश्तों से लेकर व्यावसायिक चुनौतियों तक कर सकते हैं और इनका उपयोग करके हम दैनिक जीवन की जटिलताओं को आत्मविश्वास और समझदारी से पार कर सकते हैं। चैप्टर 11 का फोकस है क्रिटिकल थिंकिंग इन एवरीडे लाइफ, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में आलोचनात्मक सोच का उपयोग। सोचो, तुम एक सुबह उठते हो और तुम्हें एक जोड़ी विशेष चश्मे मिलते हैं। ये आम चश्मे नहीं हैं, बल्कि आलोचनात्मक सोच के लेंस हैं, जो तुम्हें दुनिया को नई स्पष्टता के साथ देखने का मौका देते हैं। इन लेंस के जरिए तुम हर स्थिति में छिपे हुए पैटर्न, निहित धारणाएं और संभावित खतरों को पहचान पाते हो। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे तुम अपनी आलोचनात्मक सोच को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हो, जिससे तुम व्यक्तिगत रिश्तों, पेशेवर चुनौतियों और दैनिक निर्णयों को बेहतर तरीके से संभाल सको। व्यक्तिगत रिश्तों में आलोचनात्मक सोच, चलिए शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत रिश्तों से। चाहे वह साथी के साथ कोई असहमति हो, दोस्त के साथ कोई गलतफहमी हो या परिवार में कोई विवाद हो, आलोचनात्मक सोच इन जटिल भावनात्मक परिस्थितियों को समझने और हल करने में मदद कर सकती है। जब भी कोई विवाद हो, अपनी विश्लेषणात्मक क्षमताओं का उपयोग करें और स्थिति को वस्तुनिष्ठ तरीके से देखें। असल मुद्दे क्या हैं? क्या कोई अप्रकट धारणाएं या गलतफहमियां हैं? उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने साथी के साथ घरेलू कामों को लेकर बार बार झगड़ रहे हो, तो गुस्से में बहकर प्रतिक्रिया देने की बजाय आलोचनात्मक सोच का इस्तेमाल करो। इस तर्क वितर्क के पैटर्न का विश्लेषण करो। क्या यह समस्या वास्तव में कामों के बारे में है या यह उस अनुभव के बारे में है कि तुम अनदेखे या अवमूल्यित महसूस कर रहे हो? सक्रिय सुनवाई का अभ्यास करो और अपने साथी के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करो और फिर अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करो। कार्यस्थल में आलोचनात्मक सोच, कार्यस्थल में भी आलोचनात्मक सोच बेहद महत्वपूर्ण। चाहे तुम किसी जटिल समस्या का हल निकाल रहे हो, महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हो या कार्यालय राजनीति को नेविगेट कर रहे हो, आलोचनात्मक सोच तुम्हें एक बढ़त दे सकती है। सबसे पहले समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करो, फिर संबंधित जानकारी इकट्ठा करो, उसे आलोचनात्मक रूप से विश्लेषित करो और संभावित समाधान उत्पन्न करो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारी टीम परियोजना की समय सीमा को पूरा करने में संघर्ष कर रही है, तो जल्दी से कोई समाधान लागू करने की बजाय आलोचनात्मक सोच का उपयोग करके समस्या के मूल कारण का विश्लेषण करो। क्या यह संसाधनों की कमी है, प्रक्रिया में कोई अक्षमता है या अपेक्षाएं स्पष्ट नहीं है? इस तरह मुद्दे को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने से तुम्हें अधिक प्रभावी और दीर्घकालिक समाधान मिल सकते हैं।
उपभोक्ता और नागरिक के रूप में आलोचनात्मक सोच आज के सूचना युग में, जब विज्ञापनों और प्रचारों से घिरे हुए हैं, उपभोक्ता और नागरिक के रूप में आलोचनात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब तुम कोई समाचार लेख, विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ते हो तो अपने आप से यह सवाल करो, इसका स्रोत क्या है, इसमें दिए गए प्रमाण क्या हैं, क्या इसके वैकल्पिक व्याख्याएं या दृष्टिकोण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम कोई बड़ा सामान खरीदने जा रहे हो तो केवल उत्पाद विवरणों या उपयोगकर्ता समीक्षाओं पर निर्भर मत रहो। आलोचनात्मक सोच का उपयोग करते हुए उत्पाद का अच्छी तरह से शोध करो, अन्य विकल्पों की तुलना करो और उसके दीर्घकालिक खर्चों और लाभों पर विचार करो। इसी तरह जब तुम राजनीतिक दावों या नीति प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हो तो केवल शब्दों के जाल में न फंसकर उनके मूल प्रमाणों और संभावित परिणामों को जांचो। दैनिक निर्णयों में आलोचनात्मक सोच, रोजमर्रा के निर्णयों में आलोचनात्मक सोच तुम्हें अधिक सूचित और सही चुनाव करने में मदद करती है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। जब तुम करियर का चयन कर रहे हो, कहीं रहने का निर्णय ले रहे हो या बस अपने दिन की योजना बना रहे हो, आलोचनात्मक सोच का उपयोग करो। अपने विकल्पों का मूल्यांकन करो, संभावित परिणामों पर विचार करो और अपनी पूर्वाग्रहों और धारणाओं से अवगत रहो। उदाहरण के लिए, जब तुम अपना दिन योजना बना रहे हो तो केवल जो सबसे अधिक तात्कालिक लग रहा है उस पर प्रतिक्रिया मत करो। आलोचनात्मक सोच का इस्तेमाल करो और यह देखो कि कौन से कार्य तुम्हारे दीर्घकालिक लक्ष्यों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेंगे। तुम अपने समय और ऊर्जा को सबसे प्रभावी तरीके से कैसे आवंटित कर सकते हो। आलोचनात्मक सोच का आदत बनाना, रोजमर्रा के निर्णयों में आलोचनात्मक सोच का उपयोग करना, यह नहीं है कि हर छोटे निर्णय पर अधिक विचार करना या विश्लेषण से जकड़ जाना। इसका मतलब है कि एक सोच समझकर विचार करने की आदत बनानी है जिसे तुम आवश्यकता के अनुसार लचीले तरीके से लागू कर सको। छोटे स्तर पर शुरुआत करो, जैसे हर दिन एक समाचार लेख को आलोचनात्मक रूप से पढ़ो या हर हफ्ते एक कार्यस्थल की चुनौती पर संरचित समस्या समाधान लागू करो। जैसे जैसे तुम आलोचनात्मक सोच को रोजमर्रा की परिस्थितियों में लागू करना सीखोगे, तुम नैतिक दुविधाओं और जटिल नैतिक प्रश्नों का सामना करोगे जिनके स्पष्ट उत्तर नहीं होते। आलोचनात्मक सोच इन स्थितियों को अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ संभालने में मदद करेगी। इस अध्याय के अंत तक तुम यह समझ पाओगे कि आलोचनात्मक सोच को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। तुम व्यक्तिगत रिश्तों, कार्यस्थल की चुनौतियों, उपभोक्ता निर्णयों और दैनिक जीवन के छोटे बड़े फैसलों में आलोचनात्मक सोच का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को अधिक उद्देश्यपूर्ण और सूचित तरीके से दिशा दे सकते हो। लेकिन आलोचनात्मक सोच सिर्फ एक कौशल नहीं है, बल्कि यह एक जीवन भर का अभ्यास है। अगले अध्याय में हम नैतिक निर्णय निर्माण की दुनिया की खोज करेंगे और तुम्हें वो उपकरण देंगे जो तुम्हें सबसे जटिल नैतिक दुविधाओं को समझने और उनका समाधान खोजने में मदद करेंगे। चैप्टर 12 का फोकस है एथिकल कंसिडरेशंस इन क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक सोच में नैतिक विचार। सोचो तुम एक विशाल टेपेस्ट्री ताने बाने के सामने खड़े हो जो विभिन्न रंगों और बनावटों से बुनी हुई है। यह टेपेस्ट्री हमारे निर्णयों और क्रियाओं में निहित नैतिक विचारों के जटिल ताने बाने का प्रतिनिधित्व करती है। एक आलोचनात्मक विचारक के रूप में तुम्हारा काम सिर्फ इस टेपेस्ट्री की सराहना करना नहीं है, बल्कि इसके जटिल पैटर्न्स को समझना है। यह देखना है कि कैसे हर धागा दूसरे धागे से जुड़ा है और अपनी व्यक्तिगत निर्णय को इस बड़े नैतिक ढांचे में कैसे बुना जाए। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि आलोचनात्मक सोच और नैतिक तर्क कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे तुम नैतिक दुविधाओं को स्पष्टता और ईमानदारी के साथ हल कर सकते हो। नैतिक तर्क, एथिकल रीजनिंग क्या है? नैतिक तर्क का मूल उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि किसी विशेष स्थिति में क्या सही है या अच्छा है। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत प्राथमिकताओं या सामाजिक मानदंडों से परे जाती है और यह नैतिकता के बुनियादी सवालों से जुड़ी होती है। आलोचनात्मक सोच इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह हमें जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण करने, विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने और अच्छी तरह से तर्कसंगत नैतिक निर्णय लेने में मदद करती है। नैतिक मुद्दों को पहचानना, नैतिक तर्क की शुरुआत तब होती है जब हम नैतिक मुद्दों को पहचानते हैं। इसके लिए नैतिक संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, यानी किसी स्थिति के नैतिक आयामों को देख पाने की क्षमता। आलोचनात्मक सोच इस संवेदनशीलता को बढ़ाती है क्योंकि यह हमें सतही विवरणों के परे जाकर यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि हमारे कार्यों के व्यापक परिणाम क्या हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए तुम्हें एक उच्च वेतन वाली नौकरी का प्रस्ताव मिलता है, लेकिन उस कंपनी के प्रैक्टिस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली है। पहली नजर में यह एक सरल करियर निर्णय जैसा लगता है, लेकिन आलोचनात्मक सोच तुम्हें इसके नैतिक प्रभावों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। क्या इसके पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं? क्या यह तुम्हारे व्यक्तिगत मूल्यों के साथ मेल खाता है? इस तरह
आलोचनात्मक सोच हमें ऐसे मुद्दों पर गहराई से विचार करने में मदद करती है। नैतिक ढांचे का उपयोग, एक बार जब तुम नैतिक मुद्दे को पहचान लेते हो तो इसका विश्लेषण करना और निर्णय लेना जरूरी है। इस प्रक्रिया में विभिन्न नैतिक ढांचे, एथिकल फ्रेमवर्क सहायक हो सकते हैं, जो नैतिक सवालों को देखने के विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, जो सबसे बड़े संख्या के लिए खुशी या भलाई को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। कर्तव्यपरक नैतिकता, डोंटोलॉजिकल एथिक्स, जो परिणामों से परे जाकर नैतिक नियमों या कर्तव्यों का पालन करने पर जोर देती है। सद्गुण नैतिकता, वर्च्यू एथिक्स, जो नैतिक चरित्र और सद्गुणों को बढ़ावा देती है। देखभाल नैतिकता, केयर एथिक्स, जो देखभाल करने वाले रिश्तों और दूसरों की जरूरतों के प्रति प्रतिक्रिया देने को प्राथमिकता देती है। आलोचनात्मक सोच तुम्हें इन ढांचों को प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद करती है, यह विश्लेषण करते हुए कि प्रत्येक दृष्टिकोण उस स्थिति को कैसे देखेगा और उनके बीच के सशक्तताएं और सीमाएं क्या हैं। नैतिक तर्क में सामान्य समस्याएं, आलोचनात्मक सोच की प्रक्रिया में कुछ सामान्य समस्याएं भी होती हैं जिनसे बचने की जरूरत है। नैतिक सापेक्षवाद, मॉरल रिलेटिविज्म, यह विश्वास कि सभी नैतिक दृष्टिकोण समान रूप से वैध होते हैं। हालांकि विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। आलोचनात्मक सोच हमें विभिन्न नैतिक दावों के पीछे के तर्कों का मूल्यांकन करने और अपने खुद के मूल्यांकन और नैतिक स्थिति को विकसित करने में मदद करती है। विरोधी नैतिक सिद्धांतों के बीच संतुलन, कई वास्तविक दुनिया की स्थितियां उन नैतिक सिद्धांतों के बीच संघर्ष प्रस्तुत करती हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर को मरीज की स्वायत्तता का सम्मान करना और उनके जीवन को बचाने के लिए कार्य करने के बीच एक टकराव हो सकता है। आलोचनात्मक सोच इस तरह के संघर्षों का विश्लेषण करने, विभिन्न पहलुओं को तौलने और तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करती है। व्यक्तिगत ईमानदारी, पर्सनल इंटेग्रिटी, नैतिक तर्कता एक अहम हिस्सा व्यक्तिगत ईमानदारी है, जिसका अर्थ है अपने नैतिक विश्वासों के साथ अपने कार्यों को मेल करना और अपनी निर्णयों के लिए जिम्मेदार होना। आलोचनात्मक सोच इस प्रक्रिया में मदद करती है क्योंकि यह हमें अपनी प्रेरणाओं का मूल्यांकन करने, अपनी धारणाओं को चुनौती देने और अपने विश्वासों और कार्यों के बीच संगतता सुनिश्चित करने में मदद करती है। नैतिक दुविधाओं और जटिल सवालों का समाधान नैतिक तर्क हमेशा स्पष्ट उत्तर नहीं देता और कई बार ऐसे सवाल आते हैं जिनके लिए सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर नहीं होता। इन मामलों में आलोचनात्मक सोच का उद्देश्य यह नहीं होता कि कोई सिद्ध समाधान निकाला जाए, बल्कि यह होता है कि तुम एक तर्कसंगत निर्णय पर पहुंच सको जिसे तुम सही तरीके से समझा सको। इस निर्णय में लाभ और हानि का सावधानी से मूल्यांकन करना और दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखना शामिल होता है। रोजमर्रा के नैतिक विचार याद रखो कि नैतिक तर्क सिर्फ बड़े और नाटकीय दुविधाओं के लिए नहीं होता। यह रोजमर्रा के छोटे निर्णयों में भी होता है जो हमारे चरित्र को आकार देते हैं और दूसरों पर असर डालते हैं। जैसे तुम अपने रोजमर्रा के इंटरेक्शन में लोगों से कैसे व्यवहार करते हो। क्या तुम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को दूसरों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करते हो। आलोचनात्मक सोच इन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण नैतिक निर्णयों में भी सहायक होती है। इस अध्याय के अंत तक तुमने यह समझ लिया होगा कि आलोचनात्मक सोच और नैतिक तर्क कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। तुमने नैतिक संवेदनशीलता, प्रणालीगत विश्लेषण और व्यक्तिगत ईमानदारी के महत्व को समझा होगा, जो नैतिक दुविधाओं के समाधान में सहायक होते हैं। लेकिन आलोचनात्मक सोच और नैतिक तर्क सिर्फ एक बार की प्रक्रिया नहीं है। यह एक निरंतर यात्रा है जिसमें विकास और सीखने की आवश्यकता होती है। अगले अध्याय में हम निरंतर सुधार और जीवन भर सीखने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे, जो तुम्हें अपने आलोचनात्मक सोच कौशल को जीवन भर सुधारने के लिए उपकरण देंगे। चैप्टर 13 का फोकस है लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी जीवन भर सीखने और निरंतर सुधार पर। सोचो तुम एक मास्टर शिल्पकार हो जो संगमरमर के एक बड़े टुकड़े के सामने खड़ा है। वह शिल्प जिसे तुम बना रहे हो वह तुम्हारा मस्तिष्क है और तुम्हारे हाथ में जो हथौड़ा है वह आलोचनात्मक सोच और जीवन भर सीखने के उपकरण हैं। हर एक आघात से तुम अपनी रचना को और अधिक परिष्कृत करते हो, नई परतें और संभावनाएं उजागर करते हो। यह निरंतर प्रक्रिया अपनी सोच और समझ को आकार देना, जीवन भर सीखने और निरंतर सुधार का सार है। आलोचनात्मक सोच की यात्रा इस किताब के अंतिम पन्ने के साथ समाप्त नहीं होती। असल में यह तो बस शुरुआत है। सच्ची महारत निरंतर अभ्यास, लगातार जिज्ञासा और विकास के प्रतिबद्धता से आती है। इस अध्याय में हम जीवन भर सीखने की मानसिकता को कैसे विकसित करें और अपने आलोचनात्मक सोच कौशल को निरंतर कैसे धार दें, इस पर चर्चा करेंगे। जीवन भर सीखने का मूल, जीवन भर सीखने का दिल है बौद्धिक जिज्ञासा। यह समझने की अविरत इच्छा कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे काम करती है। इस जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए सवाल पूछना,
नए विषयों का अन्वेषण करना और अपनी मौजूदा जानकारी को चुनौती देना जरूरी है। अपनी सोच को देने के लिए अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने की आदत डालो। अगर तुम एक वैज्ञानिक हो तो दर्शन शास्त्र पढ़ो, अगर तुम एक कलाकार हो तो अर्थशास्त्र का अध्ययन करो। विचारों का यह क्रॉस पॉलिनेशन परागण नई और नवाचारी समझ पैदा कर सकता है और तुम्हारी आलोचनात्मक सोच क्षमताओं को बढ़ा सकता है। व्यक्तिगत सीखने की प्रक्रिया विकसित करना, अपना व्यक्तिगत सीखने का अभ्यास विकसित करो जो तुम्हारे लिए काम करे। इसमें पढ़ाई, चिंतन या कौशल निर्माण अभ्यास के लिए प्रत्येक दिन समय निकालना शामिल हो सकता है। विभिन्न सीखने के तरीकों का प्रयोग करो, जैसे पॉडकास्ट, ऑनलाइन कोर्स या हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट। यह देखने के लिए प्रयोग करो कि कौन सा तरीका तुम्हारे लिए सबसे अधिक प्रभावी है। याद रखो, उद्देश्य केवल जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि नए विचार के सक्रिय रूप से जुड़ना और उन्हें अपनी सोच में समाहित करना है। निरंतर सुधार के लिए जानबूझकर अभ्यास, डेलिब्रेट प्रैक्टिस, निरंतर सुधार के लिए एक शक्तिशाली तकनीक है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस, जानबूझकर अभ्यास, इसका मतलब है कि तुम अपने वर्तमान कौशल स्तर से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, प्रतिक्रिया प्राप्त करते हो और उस पर आधारित अपने कौशल को सुधारते हो। आलोचनात्मक सोच के संदर्भ में इसका मतलब हो सकता है जटिल समस्याओं को हल करना, चुनौतीपूर्ण बहसों में भाग लेना या दूसरों से अपनी तर्कसंगतता पर आलोचना प्राप्त करना। अपना व्यक्तिगत आलोचनात्मक सोच अभ्यास बनाओ। यह नियमित रूप से समाचार लेखों का विश्लेषण करना, पुस्तकों या पॉडकास्ट में तर्कों को विच्छेदित करना या जटिल मुद्दों पर विचारशील लेखन करना हो सकता है। संगतता, कंसिस्टेंसी से काम करो। यदि आलोचनात्मक सोच को एक दैनिक आदत बना सको तो तुम्हारे कौशल समय के साथ बेहतर होते जाएंगे। विफलता को सीखने के अवसर के रूप में अपनाना। जब तुम अपनी तर्क शक्ति में गलती करते हो या गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हो तो खुद को ना कोसें। इसके बजाय यह विश्लेषण करें कि कहां गलती हुई, आपने कौन सी धारणाएं बनाई, आपने कौन सी जानकारी को नजरअंदाज किया। जब तुम प्रत्येक गलती को एक सबक के रूप में लेते हो तो तुम हर विफलता को विकास के कदम के रूप में बदल सकते हो। आलोचनात्मक सोच और सीखने के लिए नेटवर्क बनाना। एक ऐसा नेटवर्क बनाओ जो समान विचारों वाले लोगों से भरा हो। चर्चा में भाग लो, बुक क्लब या बहस समूह ज्वाइन करो या ऐसा कोई मेंटर ढूंढो जो तुम्हारे सोचने को चुनौती दे सके। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जो जिज्ञासु और विचारशील हों, क्योंकि वे तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और तुम्हारी सोच को निखारने में मदद कर सकते हैं। समय की सीमाएं और प्रेरणा की कमी से निपटना। जैसे जैसे तुम जीवन भर सीखने की यात्रा पर आगे बढ़ते हो, तुम्हें बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। समय की कमी, जानकारी का अधिक लोड या प्रेरणा की कमी जैसी समस्याएं आ सकती हैं। जब ये चुनौतियां आए तो याद रखो कि तुमने ये यात्रा क्यों शुरू की थी। अपनी जिज्ञासा और विकास की इच्छा को फिर से महसूस करो। कभी कभी अपनी प्रगति पर विचार करने के लिए एक कदम पीछे लेना तुम्हारे सीखने के उत्साह को फिर से जगा सकता है। निरंतर सुधार का उद्देश्य जीवन भर सीखना और निरंतर सुधार का उद्देश्य कभी भी परफेक्ट आलोचनात्मक सोच तक पहुंचने का नहीं है। इसका उद्देश्य यात्रा को गले लगाना है, उस प्रक्रिया में आनंद लेना जो न केवल ज्ञान बल्कि स्वयं में वृद्धि और खोज को बढ़ावा देती है। जैसे जैसे तुम इस मानसिकता को अपनाओगे, तुम्हारी आलोचनात्मक सोच की क्षमता बढ़ेगी, जिससे तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। इस अध्याय के अंत तक तुम्हारे पास आलोचनात्मक सोच और जीवन भर सीखने को एक जीवन भर की आदत बनाने की स्पष्ट समझ होगी। तुम जिज्ञासा, जानबूझकर अभ्यास और निरंतर चिंतन के महत्व को समझ पाओगे, जो तुम्हारे कौशल को बेहतर बनाएगा। लेकिन आलोचनात्मक सोच और निरंतर सुधार सिर्फ एक विशिष्ट लक्ष्य नहीं है, यह एक निरंतर यात्रा है। अगले अध्याय में हम भविष्य के लिए रणनीतियां जानेंगे और यह समझेंगे कि जिन कौशलों को तुमने इस किताब के माध्यम से सीखा है वे तुम्हें आने वाले अनिश्चित भविष्य में कैसे मदद करेंगे। चैप्टर 14 कंक्लूजन एंड फ्यूचर पाथवेज। जैसे हम भविष्य के थ्रेशोल्ड पर खड़े हैं, सोचो तुम एक खोजकर्ता हो जो एक विशाल और अनजान परिदृश्य की ओर देख रहा है। आगे का रास्ता वादा और खतरों से भरा हुआ है। प्रौद्योगिकी में क्रांति, सामाजिक उथल पुथल, पर्यावरणीय चुनौतियां और अवसर जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस यात्रा के लिए तुम्हारा नक्शा और कंपास वे आलोचनात्मक सोच कौशल हैं जिन्हें तुमने इस किताब के दौरान सीखा है। इस अंतिम अध्याय में हम उन मुख्य सिद्धांतों को पुनः देखेंगे जिन्हें हमने समझा है। यह सोचेंगे कि आलोचनात्मक सोच को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें और उन चुनौतियों और अवसरों को देखेंगे जो तुम्हारे इंतजार में हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम ये देखेंगे कि तुम्हारे द्वारा विकसित किए गए कौशल भविष्य के अनिश्चित रास्ते पर तुम्हारे सबसे मूल्यवान उपकरण कैसे साबित होंगे। आलोचनात्मक सोच के मुख्य सिद्धांत। चलिए हम आलोचनात्मक सोच के उन मुख्य सिद्धांतों को पुनः देखें जिन्हें हमने इस यात्रा के दौरान सीखा।
अपने विचारों और पूर्वाग्रहों को समझना और चुनौती देना, जानकारी और तर्कों का विश्लेषण स्पष्टता और सटीकता से करना, संरचित और रचनात्मक तरीकों से समस्या का समाधान ढूंढना, अनिश्चितता के बावजूद विश्वास के साथ निर्णय लेना, चुनौतियों के अनुकूल होने के लिए मानसिक लचीलापन बनाना, प्रभावी संवाद करना और रचनात्मक संवाद में शामिल होना, जटिल नैतिक दुविधाओं में नैतिक तर्क का उपयोग करना, जीवन भर सीखने और निरंतर सुधार को अपनाना। ये कौशल एक शक्तिशाली टूलकिट बनाते हैं जिसे तुम किसी भी परिस्थिति में लागू कर सकते हो। लेकिन याद रखना, आलोचनात्मक सोच सिर्फ एक तकनीकों का सेट नहीं है, यह एक मानसिकता है, दुनिया को जिज्ञासा, कठोरता और खुले मन से देखने का तरीका। आलोचनात्मक सोच को अपने दैनिक जीवन में लागू करना, जैसे तुम आगे बढ़ते हो, आलोचनात्मक सोच को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने पर ध्यान दो। प्रत्येक दिन की शुरुआत अपनी धारणाओं पर सवाल उठाकर और खुद को नए दृष्टिकोण से देखने की चुनौती देकर करो। कार्यस्थल या व्यक्तिगत जीवन में समस्याओं का समाधान करते समय जो संरचित सोच की तकनीकें तुमने सीखी हैं, उनका उपयोग करो। सक्रिय सुनवाई और स्पष्ट संवाद का अभ्यास करो जब तुम दूसरों के साथ संवाद करते हो। जब कठिन निर्णयों का सामना करो तो अपने विकल्पों का पूरी तरह से विश्लेषण करो और अपने निर्णयों के नैतिक प्रभावों पर विचार करो। भविष्य के लिए आलोचनात्मक सोच के कौशल भविष्य में और भी महत्वपूर्ण होंगे, खासकर जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वचालन और तेजी से बदलते नौकरी के बाजार जैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं। जटिल समस्याओं को हल करने और नई स्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता आवश्यक होगी। तुम्हारी न्यायपूर्ण नैतिक तर्क क्षमता नए तकनीकी और सामाजिक बदलावों के नैतिक प्रभावों का सामना करते समय बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा जानकारी और गलत जानकारी के इस युग में तुम्हारी क्षमता दावों का विश्लेषण, प्रमाणों का मूल्यांकन और सुरक्षित निष्कर्षों तक पहुंचने में तुम्हारे लिए एक ढाल की तरह काम करेगी, जिससे तुम सटीक और सूचित निर्णय ले सको। आलोचनात्मक सोच और व्यक्तिगत विकास, लेकिन शायद तुम्हारी आलोचनात्मक सोच की यात्रा का सबसे रोमांचक पहलू है व्यक्तिगत विकास और संतुष्टि जो यह लाती है। जैसे जैसे तुम इन कौशलों को निखारते हो, तुम अपने निर्णयों में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करोगे, चुनौतियों का सामना करने में ज्यादा लचीले होगे और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अधिक सक्षम हो पाओगे। तुम अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझ सको, जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के नए अवसर खुलेंगे। जीवन भर सीखना और निरंतर सुधार। याद रखो कि आलोचनात्मक सोच की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। हमेशा नए चुनौतियां, विचार और कौशल सीखने के लिए होते हैं। इसे एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में अपनाओ और इसे खुशी के साथ स्वीकार करो। अपनी जिज्ञासा को अपनी मार्गदर्शिका बनाओ और आलोचनात्मक सोच को अपने उपकरण के रूप में इस्तेमाल करो ताकि तुम ज्ञान और अनुभव की विशाल भूमि की अंतिम विचार। इस किताब के समापन पर मैं तुम्हें एक अंतिम विचार देना चाहता हूं। जो कौशल तुमने विकसित किए हैं वे सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के लिए उपकरण नहीं हैं, ये दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक शक्तिशाली बल हैं। आलोचनात्मक रूप से सोचने, प्रभावी रूप से संवाद करने और नैतिक तर्क का उपयोग करके तुम्हारे पास दूसरों को प्रभावित करने, चर्चाओं को आकार देने और हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों को हल करने में योगदान देने की क्षमता है। तो जैसे ही तुम इस किताब को बंद करते हो और दुनिया में कदम रखते हो, याद रखो कि अब तुम सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक से लैस हो। आलोचनात्मक सोच, इसे समझदारी से इस्तेमाल करो, इसे बार बार उपयोग में लाओ और इसे दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करो। भविष्य आने लिखा हुआ है और तुम्हारे आलोचनात्मक सोच कौशल के साथ तुम्हारे पास इसे बेहतर बनाने की शक्ति है। धन्यवाद इस आलोचनात्मक सोच की यात्रा पर साथ चलने के लिए। अब आगे बढ़ो, सोचो, आलोचनात्मक रूप से, समझदारी से कार्य करो और कभी भी सीखना बंद मत करो। दुनिया तुम्हारी तरह के विचारकों का इंतजार कर रही है जो एक उज्जवल और अधिक तर्कसंगत भविष्य में नेतृत्व कर सकें।